औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, हमारी न्यू क्लास में खुशामदीद। हम लोग चैप्टर 16 लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें हमने आज बात करनी है। मैंने बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं रखा या बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि इसमें हम एक टॉपिक मज़ीद ऐड कर सकते थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स का, लेकिन मैंने कहा कि उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के हवाले से हम लोग जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी अपने प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है। फिर हमने उनको नाम देने का तरीका भी देखा था कि अगर आपके सामने एक चेन है और उसमें डबल बॉन्ड है तो आप उसको नाम किस तरह से देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ थी वो ये थी कि जब आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो आप दोनों कार्बन को, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो दोनों कार्बन जो है वो नंबरिंग में शामिल होने चाहिए। देखिए जो अल्कीन्स के कार्बन होते हैं, ये दोनों कार्बन ही बड़े ज़रूरी होते हैं और जब भी अल्कीन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है या अल्कीन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, तो इन दोनों कार्बन का मेन रोल होता है कि ये जो दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। एनीवेज़ अगर मैं आज के इस टॉपिक को कंक्लूड करूँ कि हम लोग इसमें बेसिकली क्या देखेंगे, तो वो ये है कि अगर आपके सामने मुख्तलिफ अल्कीन्स बना दी जाएँ और आपसे पूछा जाए कि कौन-सी अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, तो आप कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको देखते हुए आप ये बता सकते हैं कि अगर आपके सामने मुख्तलिफ अल्कीन्स हैं, तो आप उनमें से डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो अल्कीन है, ये ज़्यादा स्टेबल होगी और दूसरी जो अल्कीन है, वो कम होगी। तो इसमें प्रैक्टिस भी करवाऊँगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस आने के, एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टेबल अल्कीन। तो जब हम किसी भी अल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, यानी मैंने जिस तरह से कहा कि आपके सामने अगर अल्कीन्स हैं और आपने देखना है कि कौन सी अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो 3 फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी अल्कीन की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करते हैं। There are 3 factors that influence alkene stability. The first one is degree of substitution, and second one is stereochemistry, and third one is conjugation. तो अब ये आपने जो है वो बारी-बारी हम इन तीनों को स्टडी करेंगे कि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री और कॉन्जुगेशन ये तीनों हैं क्या और फिर ये किस तरह से किसी अल्कीन की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारा पहला टॉपिक या पहला जो हमारा पॉइंट है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको देखते हैं। इसके अंदर एक बात तो ये याद रखने वाली होती है कि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मोर हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब ये वाली जो बात है इसको समझना पड़ेगा आपको कि इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है। देखें, ये आपके सामने डिफरेंट अल्कीन्स बन रही हैं। ये कार्बन और ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, ठीक है। मैं इसको मजीद यहाँ पे इलैबोरेट कर देता हूँ। यानी मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे बना हुआ है और एक इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये दो कार्बन। इस कार्बन को देखें तो इसके ऊपर एक आर ग्रुप है और एक ये आर ग्रुप है, दो आर ग्रुप है। देखें ये कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा था, इस कार्बन के पास दो बॉन्ड मजीद बनाने की जगह थी, यानी ये कार्बन, इस कार्बन ने एक बॉन्ड एक आर से बना लिया और एक इस आर से बना लिया। और आर आपको पता है ना कि आर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, तो हमने इसको सिर्फ आर से शो कर दिया। और इसी तरह ये कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा था, ये वाला राइट साइड वाला, इसके ऊपर भी आपको दो आर ग्रुप नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी अल्कीन जिसमें वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हों वो सारे के सारे अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हों। तो अगर आप देखें तो ये कार्बन दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, ये कार्बन भी दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है। तो टोटल जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं वो कितने हो गए, 4। तो ऐसी अल्कीन जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हों और सारे ही अल्काइल ग्रुप हों, उसमें कोई और चीज ना हो, तो उसको कहते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप हम लोग बात करते हैं। जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे उतनी ही उसकी सब्स्टिट्यूशन काउंट की जाएगी। जिस तरह यहाँ पे ये जो दो कार्बन थे,
ये दोनों कार्बन आगे फर्दर R ग्रुप्स के साथ अटैच थे, तो इसलिए इसको टेट्रा सब्स्टिट्यूट। देखें ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये बात बार बार रिपीट होगी आगे चलकर। जब आप अल्कीन देखेंगे या आपको डिफरेंट अल्कीन्स दी जाएंगी, तो आपने यही चेक करना होगा कि ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, या जो है वो किस बेस पर आप इसको जो है सब्स्टिट्यूशन इसकी क्या नाम देंगे इसको। इसके मुकाबले में अगर ये वाली अल्कीन देखी जाए, तो इसमें ये वाली जो कार्बन है और ये कार्बन और ये दोनों डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो मैंने कहा था जो डबल बॉन्ड बनाती है ना कार्बन, उनको उनकी जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये 2 R के साथ अटैच है, और ये वाली जो कार्बन है ये एक R और एक H के साथ अटैच है। तो अब इसके अंदर टोटल कितने R हो गए जी? 3। ठीक है, 1 2 3। तो टोटल 3 R होने की वजह से ये बन जाती है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इस अल्कीन की बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 2 R हैं, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बन गई। और ये वाली फिर क्या है कि 3 हाइड्रोजन है, 1 R है, ये मोनो सब्स्टिट्यूट। अच्छा, ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होती है, ठीक है ना, इसमें आप जरूरी नहीं है कि एक ही कार्बन पे 2 R हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस कार्बन पे 1 R हो और इस कार्बन पे भी 1 R हो और बाकी 2 हाइड्रोजन हो, तब भी टोटल जो काउंट होंगे वो 2 R ही होंगे ना, तो वो भी डाई सब्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है। और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि एक R होगा, बाकी सारे क्या होंगे? H होंगे। और उसके बाद सबसे आखिर में इथीन, ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो याद रखें जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी ही वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप ये सिंबल देखें तो ये वाले सिंबल आपको नजर आ रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो इन तमाम अल्कीन्स के अंदर, ये जितनी भी आपको अल्कीन नजर आ रही है, इन तमाम के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल है। और फिर क्या है? ट्राई। जिस तरह से R ग्रुप कम होते जा रहे हैं, उस तरह से आप देखें स्टेबिलिटी भी इनकी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है? इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको 2 अल्कीन दे दी जाएंगी, आपको उनके नाम दे दिए जाएं या उनके फार्मूलाज लिख के दे दिए जाएं, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। तो फिर आप डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बेस पे उसमें बता सकते हैं कि ये चूंकि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है या डाई सब्स्टिट्यूटेड है दूसरे के मुकाबले में, तो ज्यादा स्टेबल होगी। इसकी मैं 1-2 प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा, तो उससे भी आपको ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। एनीवेज, देखें इस स्लाइड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। किस बेस पे आप कह रहे होते हैं कि ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है या ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसमें बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं, उन कार्बन्स के ऊपर कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, ये उसकी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। अब इस कार्बन के ऊपर भी 2 R हैं और इस कार्बन के ऊपर भी 2 R हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ओके जी, ये था हमारे पास डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स व्हिच आर अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्दर जब हमारे टॉपिक्स आएंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि जो स्पेस के अंदर एटम्स हैं, जो उनकी जो पोजीशन है उसकी स्टडी को स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है ना फर्स्ट ईयर में डाइपोल मूवमेंट वाले टॉपिक में देखा होगा। वहां पर एक आपको आइसोमर बना के दिखाया गया था अल्कीन का, जिसमें आपने सिस और ट्रांस आइसोमर, 2 तरह के आइसोमर पढ़े थे। ठीक है, तो मैं उसी बात को अब कनेक्ट करता हूं आज के इस टॉपिक के साथ। तो वहां पर भी आप लोगों ने देखा था ट्रांस अल्कीन्स की जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो 0 होती है, और सिस अल्कीन की डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होती है। वहां आपने डाइपोल मूवमेंट के हवाले से बात की थी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो था वो इसका यही था, थोड़ा सा मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन किया था। तो आज इस टॉपिक के हवाले से याद रखें, अगर आपको 2 अल्कीन्स दी जाती हैं जिनमें एक सिस हो और एक ट्रांस हो, तो याद रखें ट्रांस अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन सिस ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस अमंग बल्की ग्रुप्स। ये बल्की ग्रुप्स क्या होते हैं, ये आगे चलकर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो देखें कि अगर आपको 2 अल्कीन्स दी जाएं जिनमें एक सिस हो और एक ट्रांस हो, तो आप कहेंगे ट्रांस इज मोर स्टेबल। अब मुझे पता है आपके जहन में फौरन से ये सवाल आएगा, सर अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी सिस है कौन सी ट्रांस है? तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिस और ट्रांस टर्मिनोलॉजी क्या होती है। If alkenes have two different substituents at each end of the carbon-carbon double bond, then they can exist as stereoisomers or geometrical isomers। ये geometrical isomers या stereoisomer मैंने आपसे कहा ना, आगे हमारा टॉपिक आएगा आइसोमरिज्म का, उसमें बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने अभी से इसका बना लेना है। सिस आइसोमर क्या होता है? सिस
if the two alkyl groups are on the same side of double bond, and if the two alkyl groups are on the opposite sides of the double bond. क्या मतलब है इस बात का कि अगर डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन है इनके ऊपर दो आर ग्रुप्स हों और दोनों सेम साइड पे, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं दोनों आर ग्रुप ऊपर हैं, तो इस तरह के आइसोमर को कहते हैं सिस आइसोमर। ठीक है जी, ये। और अगर बल्कि ग्रुप्स या आर ग्रुप ये अपोजिट साइड पे हों डबल बॉन्ड के, तो इसको हम लोग ट्रांस कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हेयर आर इज बल्कि ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। देखें, आपके कोर्स में सिर्फ सिस ट्रांस आइसोमर का कॉन्सेप्ट है। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, सर ये जो आर ग्रुप होता है ये अगर ऐसा हो जाए कि एक तरफ जो है वो CH3 हो जाए, ठीक है, जिसमें मैं कहता हूँ एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ जो है ये इथाइल हो, C2H5, तो क्या ये सिस ट्रांस आइसोमर्स के केस में हम लोग कह सकते हैं? देखें, आपके कोर्स में जितने भी आपको आइसोमर्स दिए जाएंगे उनमें ये आर ग्रुप सेम होंगे, या तो दोनों मिथाइल होंगे या दोनों इथाइल होंगे, दोनों क्लोरीन होंगे, दोनों ही जनाब आपके ब्रोमीन होंगे, ये सेम ग्रुप्स होंगे। तो इसलिए मैंने कहा ना आर इज बल्कि ग्रुप। बल्कि का मतलब होता है जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो, ठीक है। तो आर एक ऐसा ग्रुप है जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो, यानी अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी यहाँ पर चीज हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर दोनों सेम साइड पे होंगे तो सिस होगी, और अगर दोनों अपोजिट साइड पे होंगे तो ट्रांस। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको वो समझते हैं कि हर अल्कीन जो होती है ना, वो या तो सिस हो सकती है या ट्रांस हो सकती है। देखें, हर अल्कीन सिस ट्रांस आइसोमर्स का फिनोमेना शो नहीं कर सकती। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं अब यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप, इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया की बेस पे आप कहते हैं कि ये सिस होगी या ट्रांस होगी। जिस तरह ऑल टर्मिनल अल्कीन्स दोज विद अ कार्बन डबल बॉन्ड CH2 यूनिट कैन नॉट एग्जिस्ट सिस एंड ट्रांस आइसोमर। देखें, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इसके ऊपर दो हाइड्रोजन है। सिस ट्रांस आइसोमर्स की शर्त ये है कि वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, जिस तरह ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर भी दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, और इस कार्बन के ऊपर भी दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ऐसा यूनिट जिसमें CH2 आ जाए। देखो, ये CH2 था जिसको हमने यहाँ ओपन करके बनाया है। देखो, अल्कीन को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर उसने लिख दिया CH2, और यहाँ उसी CH2 को कैसे लिख दिया, ये बॉन्ड शो करके। तो इस तरह बना लें या इस तरह लिख लें, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ज्यादातर अल्कीन्स को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये बॉन्ड ओपन करके, ठीक है ना, ऊपर इस तरह से। और कभी हम इसको फार्मूले की शक्ल में, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह भी लिख देते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में ये वाली जो इसकी नोटेशन है, ये ज्यादा बेहतर है, और अक्सर आपको यही इसी तरह से अल्कीन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ नजर आता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं जी, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी अल्कीन है जिसमें किसी डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप आ जाते हैं, दोनों हाइड्रोजन आ जाते हैं, या CH2 जिस तरह हम बता रहे हैं, तो CH2 की शक्ल में ये सिस ट्रांस आइसोमर्स का फिनोमेना शो नहीं करेगी। देखें, अब इस कार्बन के अंदर ये बल्कि ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, ठीक है, और ये इसका हाइड्रोजन है। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करें, इसमें तो कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। अगर इसके अंदर भी इथाइल ग्रुप होता और वो सेम साइड पे आ जाता तो हम कहते हैं ये सिस है। अगर इसमें इथाइल ग्रुप अपोजिट साइड पे आ जाता तो हम कहते हैं ट्रांस है। इसलिए ये वाली जो अल्कीन है ये सिस ट्रांस का फिनोमेना शो नहीं करेगी। तो मैं आपसे ये कह रहा था, हर अल्कीन सिस ट्रांस का फिनोमेना शो नहीं करती। इसी तरह अब ये अल्कीन है, अब इसमें उसने क्या कहा कि जी दो सेम ग्रुप अगर आ जाएं, जिस तरह ये, अब अगर एक ही कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे तब भी सिस ट्रांस का फिनोमेना शो नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन के ऊपर दो सेम ग्रुप आ गए। पहली शर्त यही है कि वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों के ऊपर दोनों डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, और उन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो बल्कि ग्रुप होगा, अगर वो सेम साइड पे आ जाएगा तो फिर हम उसको सिस कह देंगे, और अगर वो अपोजिट साइड पे आ जाएगा तो उसको ट्रांस कह देंगे। सिमिलरली ऑल वन वन सिमेट्रिकली डाइसब्स्टिट्यूटेड। सिमेट्रिकली डाइसब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि यहाँ पर सेम ग्रुप अटैच हो। सिमेट्रिकल यानी सेम, एक जैसे, डाइसब्स्टिट्यूटेड यानी दो ग्रुप्स अटैच हैं, दोज विद C डबल बॉन्ड Cr2। इस तरह यहाँ पर R2 का मतलब यहाँ पर ये दो मिथाइल ग्रुप है। कैन नॉट एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अल्कीन विद R1CH डबल बॉन्ड CHR2 कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर। यानी अब यहाँ पर देखें ना, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, R है, और इसी तरह इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, R है। ये जो है ये सिस ट्रांस का फिनोमेना शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरह यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास एक H और एक R, R1 यानी मिथाइल। इसी तरह इस कार्बन के पास भी एक H और एक R2 यानी मिथाइल।
तो ये वाली जो अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उनके ऊपर अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे तब सिस ट्रांस का फिनोमेना शो होगा। अगर उनके ऊपर सेम ग्रुप्स आ जाते हैं या दो हाइड्रोजन आ जाते हैं तब वो सिस ट्रांस का फिनोमेना शो नहीं करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती ही यही है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते क्या हैं। फिर उनके अंदर आप बताते हैं कि जो ट्रांस होता है वो मोर स्टेबल होता है और जो सिस होता है वो लेस स्टेबल होता है। उसकी रीजन भी मैंने ऊपर बताई है कि ये जो आर ग्रुप्स होते हैं ना इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सिस में क्या होता है कि ये सेम साइड पे होते हैं तो इनकी जो रिपल्जन होती है वो मैक्सिमम होती है, एक दूसरे के करीब होते हैं। लेकिन जो ट्रांस होता है इसमें अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो यहाँ पे है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे से दूर है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूर होने की वजह से इनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ये कम से कम होती है, यानी रुकावट एक दूसरे के लिए नहीं बनते, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है जी, अब आपने याद रखना है कि अगर आपके सामने दो अल्कीन्स हैं और उनसे पूछा जाए कि जी कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, अगर वो सिस ट्रांस के आइसोमेरिज्म के फिनोमेना से शो हो रही हैं तो आप बताएंगे ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। एंड द लास्ट फैक्टर इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के हवाले से मैंने आपको पहले भी जब मैं बेंजीन वाली बात बता रहा था आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, तो तभी मैंने आपसे कहा था और इसका एक अलग से भी टॉपिक आएगा हमारे पास, तो उसमें भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। कॉन्जुगेशन का मैंने आपसे कहा था व्हेन पाई बॉन्ड इज एट अल्टरनेट पोजीशन देन इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। जिस तरह यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, ये है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसके मुकाबले में अगर ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एक दूसरे की कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इस वजह से इसको कहते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग। लेकिन जब कॉन्जुगेशन होती है ना तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ना ये मूव कर सकता है, ये इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड आगे चला जाएगा, फिर ये वापस आएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह से मूव करते रहते हैं। इनकी इस मूवमेंट की वजह से ही ये जो अल्कीन्स होती हैं ये ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड अल्कीन। तो अगर आपके सामने कोई अल्कीन बनी हुई हो तो आपने जो है देख लेना है कि अगर वो कॉन्जुगेटेड है तो इसका मतलब है वो स्टेबल होगी, और अगर उसके मुकाबले में कोई ऐसी अल्कीन है जो कॉन्जुगेटेड नहीं है तो वो लेस स्टेबल होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब इसका क्वेश्चन आता है तो आप इसमें क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं। देखें, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आपने सबसे पहले देखना है कि उनके अंदर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बेस पर तो आप जज नहीं कर सकते। अगर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बेस पे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप कहेंगे कि जी ये डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बेस पे ये ज्यादा स्टेबल होगी, ये कम स्टेबल होगी। अगर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन उनमें सेम आ रही है यानी दोनों ही डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर आप देखेंगे कि सिस ट्रांस आइसोमर्स उनमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सिस ट्रांस भी नहीं है तो फिर आप देखेंगे कि कॉन्जुगेशन और आइसोलेशन के बेस पर तो नहीं है। तो तीनों फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए आपने किसी भी दो अल्कीन्स के दरमियान ये फैसला करना होगा कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है और कौन सी कम स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके सामने दी है। देखें, सारी ही ब्यूटीन है, तीनों ब्यूटीन है, तीनों के अंदर 4 कार्बन है, ठीक है ना। लेकिन आपने बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है। ठीक है, एक है ट्रांस 2 ब्यूटीन, देखिए यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, ये लाइन स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, फिर एक यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, ये सिस 2 ब्यूटीन है, और ये 2 ब्यूटीन नहीं है, ये 1 ब्यूटीन है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इन तीनों में जो सबसे कम स्टेबल है वो तो ये होगी। उसकी वजह ये है, देखो ये जो दो अल्कीन्स हैं ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, इस कार्बन पे एक आर है, इस कार्बन पे भी एक आर है, तो ये कितने आर हो गए, 2, तो ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गई और ये भी क्या हो गई, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड है, पहले मैंने कहा था ना सब्स्टिट्यूशन की बेस पे आप देखें ये दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड है। और ये वाली अगर हम बात करते हैं तो इस पे ये जो कार्बन है, ये वाला कॉर्नर वाला, इस पे CH2 है, ये कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, और ये वाली कार्बन जो यहाँ पे है इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है और एक ये वाला ग्रुप है इथाइल ग्रुप। इसका मतलब है कि ये वाली जो कार्बन है इसके पास तो थे 2 हाइड्रोजन, और ये वाली कार्बन था इसके पास एक हाइड्रोजन, और ओवरऑल जो हम देख रहे हैं वो ये एक ही आर ग्रुप है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। बाकी तो इन दोनों कार्बन के ऊपर कोई आर ग्रुप नहीं है। इसका मतलब है ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना। यानी ये वाली जो अल्कीन है ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और ये दोनों क्या हैं,
डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो पहले तो आपने सब्स्टिट्यूशन के बेस पर ही कह दिया कि भाई ये वाली जो अल्कीन है ये सबसे कम स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड का हमें पता है कि ये इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, डाई सब्स्टिट्यूटेड होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये दोनों इससे ज्यादा स्टेबल होंगी। अब इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर हमने अब सिस ट्रांस की तरफ आ गए, खुद यहाँ पर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये ट्रांस है, ये सिस है, क्योंकि इधर मिथाइल ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हैं और इधर मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो अगर हम इनके अंदर साइन लगाएं तो इस तरह से हम लोग साइन लगा देंगे, trans is more stable than cis and this cis is more stable than 1-butene because this cis is disubstituted while this 1-butene is monosubstituted, ठीक है। और कॉन्जुगेशन इसमें नहीं हो सकती क्योंकि एक डबल बॉन्ड है ना, कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई ही वहां पे होता है जहां पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जब डबल बॉन्ड ही एक होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये भी एक डबल बॉन्ड है, ये भी एक डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड ही एक होगा तो वहां पर कॉन्जुगेशन को तो आप भूल जाए, कॉन्जुगेशन होती तब है जब दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है जी, सिस ट्रांस एंड सब्स्टिट्यूशन, इनकी बेस पर आपने बताना था कि कौन सी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैंने आपको 3 अल्कीन दी हैं, ज्यादातर आपको जो पेपर में वो 2 अल्कीन दी जाती है, ठीक है ना, तो इसलिए 2 में से डिसाइड करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे आपने करने हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। उसके अलावा मैंने एक एग्जांपल और दी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके सामने 2 अल्कीन्स नजर आ रही हैं, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें और ये 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है। मैंने आपसे कहा जब 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाएंगे ना, जब 2 या 2 से ज्यादा, तो वहां पर ज्यादातर आपको जो फैक्टर सामने रखना पड़ता है वो होता है आपका कंजुगेशन वाला फैक्टर, ठीक है ना। अब अगर मैं इन 2 डबल बॉन्ड्स को देखूं तो ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड आ गया, इधर क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी यहां पर आपको कॉन्जुगेशन का फिनोमिना नजर आ रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में ये है कॉन्जुगेटेड, और ये वाला जो है ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसको आइसोलेटेड या क्यूमुलेटेड, ज्यादा इसको बेहतर होता है क्यूमुलेटेड। ये आगे कॉन्जुगेशन के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। 3 तरह के सिस्टम होते हैं, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड एंड क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड वो होते हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे आ जाते हैं, देखिए ये डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। अगर ऐसा होता कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, मैं आपको बताता हूँ आइसोलेटेड का, ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये है आइसोलेटेड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये है कॉन्जुगेटेड। अगर ऐसा होता है यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी दोनों इकट्ठे आ जाते हैं साथ साथ, तो फिर ये हो जाता है कम्युलेटेड, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये कौन सा सिस्टम है, कम्युलेटेड, और ये है कॉन्जुगेटेड। एंड वी नो दैट कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड एंड कम्युलेटेड। तो इन दोनों में से जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है वो ये वाली है, this alkene is more stable than this one। तो ये जो है 3 फैक्टर्स थे जिनकी बेस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर आपके सामने अल्कीन्स बनी हुई हैं तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। सो these were the 3 factors, degree of substitution, conjugation and stereoisomerism या stereochemistry। तो इन तीनों फैक्टर्स को अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। हमारी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें, और जो बुक में एग्जांपल दी हुई हैं, एक्सरसाइज में एग्जांपल दी हुई हैं, उनको करें और अपना ये कॉन्सेप्ट जो है वो जितना हो सके अच्छे से अच्छा बनाएं। और बार-बार ये इसके अंदर जो आपका है ना, ये डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला, ये तो बहुत ज्यादा आगे अल्कीन में इस्तेमाल होगा। जगह जगह पर आपके सामने अल्कीन्स बनी हुई होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कीन आपके सामने बनी हुई है, अगर इसको डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बेस पे देखा जाए तो ये क्या इसकी डिग्री आती है, टेट्रा है, ट्राई है, डाई है। और उसके अलावा जो अल्कीन आपको दी जाए, आपको उसका स्ट्रक्चर देखकर या उसका मॉलिक्यूल देखकर ये पता होना चाहिए कि ये सिस है या ट्रांस है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी इन स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर दी हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मल्टीमीडिया के ऊपर या ये जो पावर पॉइंट है इसके ऊपर हमारे लिए जो है वो समझना मुश्किल हो रहा है।
तो मैं ये कहूँगा देखो बच्चे जो चीज़ आपको मल्टीमीडिया पर या पावर पॉइंट पर समझाने वाली होगी वो हम यहाँ पर समझाएँगे। जब आपके टीचर्स को बेहतर लगेगा ना कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ानी चाहिए तो वहाँ भी पढ़ा देंगे। लेकिन जिस तरह से वाइस प्रिंसिपल साहब ने आपसे कहा कि ये जो मेथड है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखें आपके मैं अगर यही स्ट्रक्चर हाथ से बनाता तो हमारा टाइम वेस्ट होता, फिर उसके बाद मैं उनको एक्सप्लेन करता। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें मिनिमाइज़ हो जाती हैं। आप इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि आपको इस पे समझ नहीं आएगी, व्हाइट बोर्ड पे समझ आएगी। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर भी मेरे अल्फाज़ यही होंगे। उल्टा ये होगा कि वहाँ पर स्ट्रक्चर इतने क्लियर नहीं होंगे जितने यहाँ पर आपको क्लियर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। और फिर मुझे जो बारीक बातें होती हैं, कहीं पर कोई चीज़ शो करनी होती है, तो ये स्क्रीन के ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से शो हो जाता है। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना, ये आप लोगों की बेहतरी के लिए है। इसमें कोई किसी का वो नहीं है, कोई हमें उल्टा हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि हम पावर पॉइंट्स के ऊपर स्लाइड्स बनाते हैं, फिर उसमें जान डालते हैं आप लोगों के लिए, फिर आप लोगों को आखिर में बताते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा हेक्टिक काम है, आपके लिए तो है ही नहीं, आपको तो पकी-पकाई खीर जाके हम दे रहे हैं कि ये लें जी खा लें। और व्हाइट बोर्ड पर तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है कि हम कैमरा सेट करते हैं, व्हाइट बोर्ड पढ़ा के जान छुड़ा ली। तो इसलिए आप ये ना समझें कि आपके लिए जो है वो ये ज़्यादा मुश्किल होगा और व्हाइट बोर्ड वाला काम ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल होगा तो इंशाल्लाह आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पर भी समझाएँगे। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली होगी, वो यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है जी? इसलिए परेशान नहीं होना, अपना ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।